हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दिस इज़ लेक्चर नंबर 37। आज हम लेक्चर जो डिस्कस कर रहे हैं वो लेक्चर 37 डिस्कस कर रहे हैं कानून शहादत के अंदर, जो बेयर रीडिंग हमारा लेक्चर सीरीज चली है उसके अंदर। आइए आज हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास लेक्चर नंबर 37 के अंदर हमारे पास आर्टिकल नंबर 37, आर्टिकल भी 37 और लेक्चर भी 37। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास कन्फेशंस की जो हमारे पास डिटेल से जो लेक्चर्स है वो मैं अलग से लेक्चर सीरीज बनाऊंगा। ये हमारी बेयरिंग चल रही है तो इसके अंदर मैं इसके असेंशियल्स, इंग्रेडिएंट्स और कहाँ पर ये एडमिसिबल होते हैं, कहाँ पर रेलिवेंट होते हैं, कहाँ पर इरेलीवेंट होते हैं, इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। ये सिर्फ बेयरिंग है तो इसके अंदर सिर्फ बेयरिंग ही डिस्कस करेंगे। आइए हम देख लेते हैं आर्टिकल 37। हमारे पास कन्फेशंस जो हमारे पास जो टॉपिक है वो कानून शहादत के अंदर आर्टिकल 37 से लेकर हमारे पास 44 तक है। ठीक है, वैसे तो 43 है और 44 जो है वो हमारे पास अकम्प्लाइज से रिलेटेड है। आप अगर चाहें तो इसके अंदर हमारे पास कहाँ तक है, आर्टिकल 37 से लेकर आर्टिकल 43 तक है कन्फेशंस। ये कन्फेशंस हमारे पास सब्सटेंटिव पार्ट है। आ रही बात समझ, ये हमारे पास क्या है, सब्सटेंटिव पार्ट है। और इसका हमारे पास प्रोसीजर कहाँ दिया गया है, इसका प्रोसीजर सीआरपीसी के अंदर आर्टिकल 164 और 364 एंड 533 CRPC। ठीक है, यहाँ पर इनका प्रोसीजर दिया गया है। आइए इसकी बेयरिंग कर लेते हैं हम। कन्फेशंस आर्टिकल 37, कन्फेशंस कॉल्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। इसी तरह की कन्फेशंस, इसी तरह का जुर्म को मानना जो कि किसकी वजह से माना गया हो, जो कि इंड्यूसमेंट मीन्स आपको बहकाया गया हो, आपको मोटिवेट करके वो लिया गया हो। थ्रेट मीन्स आपको डराकर, आपको धमका कर लिया गया हो। और प्रॉमिस या फिर आपसे कोई किसी किस्म का वादा करके ली गई हो कन्फेशन, तो फिर वो हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कब इररेलेवेंट कहलाएगी। अब वर्ड जो इररेलेवेंट है, वर्ड इररेलेवेंट का मतलब क्या है, इररेलेवेंट मीन्स हैविंग नो कनेक्शन, मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं है। आइए देख लेते हैं। कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल केसेस, मतलब कन्फेशंस जो है कब इररिलेवेंट मानी जाएगी क्रिमिनल केसेस में, जब वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस से ली गई हो। अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन इज इररिलेवेंट। एक कन्फेशन जो अक्यूज पर्सन करता है, एक हमारे पास है जिसको इल्ज़ाम हो किसी ऑफेंस का, वो शख्स मुजरिम, हमारे पास मुलजिम जो है, मुजरिम नहीं मुजरिम तब कहलाएगा जब उन पर जो है वो ऑफेंस साबित हो जाए, चार्ज साबित हो जाए तो वो मुजरिम कहलाएगा, उससे पहले वो मुलजिम। ठीक है, एक मुलजिम की कन्फेशन कब इररेलेवेंट मानी जाएगी। ठीक है, अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन इररेलेवेंट। एक अक्यूज्ड पर्सन की कन्फेशन इररेलेवेंट मानी जाएगी इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, एक क्रिमिनल ट्रायल के अंदर, प्रोसीडिंग्स के अंदर। इफ़ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट टू हैव बीन कॉज्ड बाय एनी इंड्यूसमेंट, जब वो कोर्ट के ओपिनियन में आ जाए, कोर्ट के ख्याल में आ जाए कि वो जो कन्फेशंस इस अक्यूज से जो कन्फेशंस ली गई है, वो कन्फेशंस एक इंड्यूसमेंट के थ्रू ली गई है। अब वर्ड इंड्यूसमेंट जो है ना, वर्ड इंड्यूसमेंट हम सब वर्ड इंड्यूसमेंट में ये आ जाता है कि एक अक्यूज पर्सन, फॉर एग्जांपल ए अक्यूज पर्सन है और आके बी, सी और डी आके कहे उसके, यार हमें सब आपके बारे में हम सब जानते हैं कि आपने ये जुर्म किया है। ठीक है, हम सब जानते हैं इस बारे में कि आपने क्या किया है, अगर आप सच बता दें तो अच्छा होगा। ऐसी ऐसी बातें करके, हालांकि भले वो सच ना हो, ठीक है,
हालांकि उसने कुछ भी ना किया हो, मगर उनको ऐसी बातें बताकर उनसे कन्फेशंस ले लेना, वो होता है इंड्यूसमेंट। थ्रेट, उसको धमकाकर, धमकी देना। आई बात समझ कि अगर आपने कन्फेशन नहीं की तो आपके बच्चों को मार देंगे, आपकी बीवी को मार देंगे, या फिर आपके कि इसको किसी भी तरह की कोई धमकी देना। और प्रॉमिस, या फिर कोई वादा करना कि आप ये जुर्म मैंने किया है पर आप इसको तस्लीम कर लें, आप इसको मान लें, इसकी कन्फेस कर लें, मैं आपको ये चीज़ दूंगा, या फिर मैं आपको आगे चल के मैं आपको छुड़ा दूंगा, या फिर आपको किसी किस्म की कोई लालच देना, कोई वादा कर लेना। हैविंग ए रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट अक्यूज्ड पर्सन। अब ये जो हमारे पास इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस जो है ना, ये सिर्फ उस चार्ज से जो अक्यूज पर्सन जो कन्फेस कर रहा है, सिर्फ उस चार्ज जो इन पर इल्ज़ाम है सिर्फ उससे रिलेटेड, ऐसा नहीं कोई और ऑफेंस से रिलेटेड कोई कन्फेस हमारे पास इंड्यूसमेंट आ जाए, थ्रेट आ जाए या फिर प्रॉमिस आ जाए। जैसा कि कैसे हमारे पास कोई ए है, ठीक है, ए है, ए पर मुकदमे चल रहे हैं एक्स, ठीक है, कौन से मुकदमे चल रहे हैं, एक्स चल रहा है, एक वाई चल रहा है और दूसरा जेड चल रहा है। अब एक्स जो ट्रायल चल रहा है, एक्स जो इसका चार्ज चल रहा है, इसी के अंदर ही इसको किसी किस्म का इंड्यूसमेंट आए, इसको इसी के अंदर किसी किस्म का थ्रेट आए, या फिर इसी के अंदर ही इसको किसी किस्म का प्रॉमिस आए। ऐसा नहीं है कि वाई जो ऑफेंस है, इन पर जो चार्ज चल रही है, आप फॉर एग्जांपल ए पर कोई चार्ज है एक्स केस के अंदर, वाई और जेड के अंदर। अब एक्स के अंदर आकर कोई बी आकर कहता है कि आप एक्स केस के अंदर जो आप पर इल्ज़ाम है, जो चार्ज है, आप उनको कबूल कर लें, तो फिर वाई की जो आप पर चार्ज है वो ख़त्म करवा दूंगा, जेड पर जो है वो भी ख़त्म करवा दूंगा। ऐसी किस्म की इंड्यूसमेंट जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, चार्ज जो है सेम चार्ज से रिलेटेड हो, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस या फिर थ्रेट। ऐसा नहीं है किसी और ऑफेंस से रिलेटेड हो। आ रही बात समझ में, जहाँ तक बात क्लियर है। प्रोसीडिंग्स फ्रॉम अ पर्सन एंड अथॉरिटी। अब ये जो जैसे शख्स से कन्फेशन ली जा रही है, अब वो देखा जाएगा कि किन की अथॉरिटी में ली जा रही है। पर्सन इन अथॉरिटी मीन्स, वर्ड जहाँ पर इस्तेमाल हुआ पर्सन इन अथॉरिटी मीन्स कोई पुलिस वाला हो गया, या फिर जेलर हो गया, या फिर मजिस्ट्रेट हो गया, किसकी हमारे पास अथॉरिटी के अंदर, किसके हुक्म के तहत, किन की हमारे पास सुपरविजन के अंदर ये कन्फेशन ली गई है। एंड सफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के जो ख्याल में ये सफिशिएंट हो, जो हमारे पास काफ़ी हो, टू गिव द अक्यूज पर्सन ग्राउंड्स, कि अक्यूज पर्सन को ऐसे ग्राउंड्स दिए जाएं विच वुड अपीयर टू हिम रीजनेबल, जिससे वो हमारे पास क्या काबिल एतमाद समझ ले, या फिर मुनासिब बात को समझ ले। फॉर सपोजिंग दैट बाय मेकिंग इट, कि अगर मैं ऐसा करूँगा, इट ही वुड गेन एनी एडवांटेज और अवॉइड एनी एविल ऑफ अ टेम्पोरल नेचर इन द रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम, कि इसके अगेंस्ट में जो हमारे पास प्रोसीडिंग्स चल रही है, जो केस चल रहा है, अगर मैं ऐसा करूँगा, अगर मैं ऐसी गवाही दूंगा, अगर मैं कन्फेशंस करूँगा, तो फिर मुझ पर जो इल्ज़ाम है, जो मुझ पर चार्ज है, उनसे मुझसे छुटकारा मिल जाएगा, या मुझे जो सज़ा मिलने वाली है, मुझे उनसे आर्जी तौर पर मैं उनसे बच जाऊँगा। टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल मीन्स टेम्परेरी तरीके से मैं उनसे बच जाऊँगा। तो फिर ये सब की सब हमारे पास क्या है, इररिलेवेंट है। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम आर्टिकल 38 पढ़ेंगे। आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 में थोड़ा डिफरेंस है। ये दोनों ही आर्टिकल बिफोर पुलिस होते हैं। ये दोनों कन्फेशंस कहाँ पर होते हैं, ये दोनों कन्फेशंस बिफोर पुलिस किए जाते हैं। आइए देख लेते हैं आर्टिकल 37 में, बता दूँ आपको। आर्टिकल हमारे पास 38 क्या बता, कन्फेशंस टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव। अब पुलिस ऑफिसर के सामने जो कन्फेशंस की गई है ना, वो प्रूव नहीं मानी जाएगी, वो साबित नहीं मानी जाएगी। नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। अब पुलिस के सामने किसी भी किस्म का अपने जुर्म का कोई एतराफ़ किया है, ठीक है, वो काबिल कबूल नहीं माना जाएगा। आ रही बात समझ में।
नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, किसी भी किस्म की कोई पुलिस ऑफिसर के सामने जो हमारे पास एतराफ़ जुर्म किया जाता है, शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस का जो मुलजिम हो कोई शख्स, ठीक है, उनके अगेंस्ट में कोई भी ऐसी हमारे पास कन्फेशंस एतराफ़ जुर्म काबिल कबूल नहीं होगा जो पुलिस के सामने की जाए। यहाँ तक बात क्लियर है। आर्टिकल 39 बात करता है कन्फेशन बाय अक्यूज वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। अब कोई कन्फेशन से की जाती है अक्यूज्ड पर्सन से, जब वो अक्यूज्ड पर्सन क्या होता है, अक्यूज्ड पर्सन जो है पुलिस की कस्टडी में होता है। अरे बात समझ में। सब्जेक्ट टू आर्टिकल 10, subject to article 10, no confession made by any person whilst he is in the custody of a police officer unless it be made in the immediate presence of a magistrate shall be proved against him। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कि अगर पुलिस की मौजूदगी में जो भी आपने कन्फेशंस की है वो इररेलेवेंट मानी जाएगी, ठीक है, वो हमारे पास प्रूव्ड नहीं मानी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। आर्टिकल यहाँ पर ये आर्टिकल 10 नहीं है, ये आर्टिकल 14 है, ठीक है, ये आर्टिकल 14 है। ये आर्टिकल है 40, ठीक है, ये आर्टिकल 14 है। 40 जो है क्या है, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। यहाँ तक बात क्लियर है। सब्जेक्ट टू आर्टिकल, जो आर्टिकल 40 है उसको हमारे पास नज़र में रखते हुए कन्फेशंस बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। जब कोई शख्स पुलिस की गिरफ्त में होता है, पुलिस की हिरासत में होता है और वो कोई किसी किस्म का हमारे पास कन्फेशंस करता है तो फिर वो कन्फेशंस इररेलेवेंट मानी जाएगी। आ रही बात समझ में। नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन विलिस्ट ही इज़ इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। इसको आप काट लें, ठीक है, इनको आप ये जो है अनलेस इट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, इसको आप हटा दें। उसके बाद आप ऊपर वाला पोर्शन पढ़ें। नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन विलिस्ट ही इज़ इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, किसी भी शख्स से एतराफ़ जुर्म जो लिया गया हो जब तक कि वो पुलिस कस्टडी में हो, ठीक है, ही शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट हिम, तो फिर उससे वो इसके खिलाफ साबित नहीं होगी। मगर कब साबित होगी, ये साबित ज़रूर होगी जब ये अनलेस इट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, जब वो हमारे पास मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कन्फेशंस ली गई हो, तब वो रेलिवेंट मानी जाएगी और प्रूव्ड मानी जाएगी। अब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन एक दी गई है। इन दिस आर्टिकल मजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड द हेड ऑफ अ विलेज डिस्चार्जिंग मजिस्ट्रेट फंक्शंस। अब मजिस्ट्रेट के अंदर वर्ड मजिस्ट्रेट के अंदर ये वर्ड भी शामिल नहीं होगा कि गांव का जो इंचार्ज होता है ना, जो कि मजिस्ट्रेट फंक्शंस हमारे पास डिस्चार्ज कर रहे हो, ठीक है, परफॉर्म, डिस्चार्जिंग मीन्स परफॉर्म कर रहा हो। Unless such headman is a magistrate exercising the powers of a magistrate under the code of civil criminal procedure code। आ रही बात समझ में। जब तक वो मजिस्ट्रेट जो है, हेडमैन जो है वो एक मजिस्ट्रेट ना हो और CRPC के अंदर वो अपने पावर से एक्सरसाइज ना कर रहा हो, तब तक वो जो है मजिस्ट्रेट नहीं माना जाएगा। आ रही बात समझ में। वर्ड मजिस्ट्रेट के अंदर वो शामिल नहीं होगा।
आर्टिकल 40 बात करता है हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज मे बी प्रूव्ड। अब अक्यूज पर्सन जो इंफॉर्मेशन ली गई है वो कितनी इसके अगेंस्ट में इस्तेमाल की जाएगी। व्हेन एन फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। जब कोई भी हकीकत जाहिर की जाए, डिस्कवर्ड की जाए, डिस्कवर्ड मीन्स असर्टेन्ड या फिर डिस्प्ले, किसके कॉन्सिक्वेंसेज में, कोई इंफॉर्मेशन दी गई हो उनसे रिलेटेड, कोई अक्यूज जो है कोई इंफॉर्मेशन दे कि हाँ इनका मैंने ए का मैंने कत्ल किया है, मैंने फलान वेपन से किया है, जो वेपन जो है उस जगह में पड़ा है, और ऐसी इंफॉर्मेशन से लेकर वो जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर वो उसी ही डिस्क्रिप्शन की वहाँ पर वेपन मौजूद होता है। ठीक है। इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, ऐसी किस्म की गवाही कब देता है ये, पुलिस की कस्टडी में जब ये होता है। सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू अ कन्फेशंस आर नॉट। ठीक है। अब ऐसे किस्म की जो इंफॉर्मेशन है अब वो कन्फेशंस हो या ना हो, एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड मे बी प्रूव। अब जो मुख्तलिफ तरीके से इन्होंने जो फैक्ट्स जो बताए हैं, ठीक है, रिलेट्स करते हैं ऐसे फैक्ट्स के, ठीक है, जो डिस्कवर हुए हैं, जो असरटेन्ड हुए हैं, जो डिस्प्ले हुए हैं, इनकी इंफॉर्मेशन के बाद जो फैक्ट्स डिस्प्ले हुए हैं हकीकत में जो सामने आए हैं मे बी प्रूव, वो प्रूव होंगे, मीन्स इसके अगेंस्ट में इस्तेमाल हो जाएंगे वो। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर मैंने आपको आर्टिकल 38 और 39 में डिफरेंस नहीं बताया था। अब आर्टिकल 38 और 39 में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब 38 जो है ना वो है बिफोर अरेस्ट, आर्टिकल 38 क्या है, बिफोर अरेस्ट, और आर्टिकल 39 आफ्टर अरेस्ट। अब आर्टिकल 38 के अंदर जब कोई पर्सन पुलिस की हिरासत में नहीं होता है, अरेस्ट के अंदर नहीं होता है, तब ऐसी किस्म की कोई वो एतराफ़ जुर्म करता है तो फिर वो 38 के अंदर माना जाएगा। और जब कोई शख्स गिरफ्तार हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद पुलिस कस्टडी में और कोई अपना एतराफ़ जुर्म करता है तो फिर वो हमारे पास आर्टिकल 39 माना जाएगा। आ रही बात समझ में। मीन्स आर्टिकल 38 क्या है, बिफोर अरेस्ट, और आर्टिकल 39 के अंदर आफ्टर अरेस्ट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आर्टिकल 40 हमारे पास हो गया। अब चलते हैं आर्टिकल 41 पर। आर्टिकल 41 बात करता है, ये बात आ जाती है कन्फेशंस की। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कन्फेशन। आ रही बात समझ में। आइए देख लेते हैं। कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन, वर्ड एक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, इम्प्रेशन। अब इम्प्रेशन वर्ड की मीनिंग है इफेक्ट। क्या मीनिंग है, इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट। तो जो कन्फेशंस, जो इतराफ़ जुर्म ली गई हो, ठीक है, जब ऐसे असरात को हटाकर, कौन से असरात को, काज्ड बाय, जो कि किसी वजह से आए हों, कौन सी वजह से, इंड्यूसमेंट, बहला फुसला कर, ठीक है, थ्रेट, धमका कर, डरा कर, धमका कर, आर प्रॉमिस या फिर वादा वगैरह लेकर, रेलिवेंट, वो जो है रेलिवेंट माना जाएगा जब ये चीज़ें इनसे निकल जाएं। जो अक्यूज पर्सन जो अपनी कन्फेशंस कर रहा है उनमें ये तीन चीज़ें ना हो, इंड्यूसमेंट ना हो, थ्रेट ना हो, प्रॉमिस ना हो, ठीक है, वो जो है इनके अलावा हो, ठीक है, विदाउट इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हो तो फिर वो कन्फेशन जो है क्या कहलाएगी, कन्फेशंस हमारे पास रेलिवेंट कहलाएगी। सच अ कन्फेशंस एज इज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 37। जो आर्टिकल 37 के अंदर जो कन्फेशंस बताई गई है, इज मेड आफ्टर द इम्प्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हैज़। वो जो 37 आर्टिकल के अंदर जो कन्फेशंस बताई गई है वही कन्फेशंस हमारे पास जो इम्प्रेशंस जो है ना, कौन से, थ्रेट, प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, वो उनको हटाकर, ठीक है, उसके अलावा
ठीक है, किन चीज़ों के अलावा, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के अलावा, ठीक है, उसके इफ़ेक्ट, उनके असरात के अलावा जब ये कन्फेशन की जाए इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, तो कोर्ट के ख्याल में बीन फुली रिमूव्ड, कोर्ट के ख्याल में हो, कोर्ट की ये राय हो, कोर्ट का ये मानना हो कि बीन फुली रिमूव्ड, के ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस जो है मुकम्मल तौर पर नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल हटा दिया गया है, ये फ्री ऑफ कंसेंट, फ्री और फुल कंसेंट से ये दे रहा है, वॉलंटरीली दे रहा है, इट इज़ रेलिवेंट, तो फिर वो रेलिवेंट मानी जाएगी, वो एविडेंस क्या मानी जाएगी, वो एविडेंस कन्फेशंस रेलिवेंट मानी जाएगी। अब आर्टिकल हमारे पास 42 बात करते हैं। आर्टिकल 42 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये सेक्शन 29 कहलाएगा, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये कौन सा सेक्शन है, 29 है। आइए देख लेते हैं, कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट टू बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी ईटीसी एक्सेट्रा। अब जो कन्फेशंस आपने जो की हैं वो सिर्फ इस वजह से इररेलेवेंट नहीं मानी जाएगी कि वो तो मुझे धमकाया गया था, या फिर मुझे बहलाया गया था, मुझे बहलाया फुसलाया गया था, या फिर मुझसे कोई वादा किया था उसकी बिना पर मैंने कन्फेशंस की थी, ठीक है, या फिर मैं तो नशे की हालत में था, या फिर मुझे ऐसे कन्फेशन का पता ही नहीं था कि ये मेरे अगेंस्ट में इस्तेमाल होगी, ठीक है, या फिर ये बताए कि मुझे तो बताया नहीं गया कि आप कन्फेशन से इतराफ़ी जुर्म करने के लिए पाबंद हैं या पाबंद नहीं हैं, आप कन्फेशन करने के पाबंद नहीं हैं, मुझे तो ऐसा बताया नहीं गया। अब ऐसी बातें बाद में जो जाके जो करें तो फिर वो बातें इररेलेवेंट मानी जाएगी, ठीक है, और सिर्फ उसकी बुनियाद पर इस कन्फेशंस को हमारे पास इररेलेवेंट नहीं माना जाएगा, और ये इररेलेवेंट है और उनके अगेंस्ट में ठोस सबूत हैं। आइए देख इसकी स्टडी कर लेते हैं। इफ सच कन्फेशंस इज अदरवाइज रेलिवेंट, अब कोई भी कन्फेशन जो है रेलिवेंट है, इट डज नॉट बिकम इररेलेवेंट मियरली बिकॉज इट वाज मेड अंडर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, तो फिर वो सिर्फ इस वजह से इररेलेवेंट नहीं मानी जाएगी कि ये सिर्फ जो है वादे की वजह से मुझसे कन्फेशन ली गई है, और इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन द अक्यूज्ड पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग इट, या फिर मुझसे वो जो हासिल किए इन्होंने, जो एतराफ़ जुर्म जो मुझसे हासिल किया है वो मुझसे धोखा करके लिया गया है। कैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो मॉडर्न टाइम चल रहा है जिसके अंदर कोई आप जहां अक्यूज बैठा हुआ है, अक्यूज जिन पर इल्ज़ाम है उन पर जाते हैं, आप उनसे कोई कम्युनिकेशन करते हैं किसी भी बात पर, ठीक है, और उन बातों में ये बात निकल आती है ये चार्ज की, जिसके अंदर उसको पता नहीं होता है कि आपने कहीं कैमरा छुपा के रखा है या आपने कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वो बोल देता है, ठीक है, उनको ये पता ही नहीं हो, क्योंकि हम तो कहते हैं ना कि कन्फेशन क्या होती है, कन्फेशन मीन्स अपने होश हवास और अपने फुल वॉलंटियर और फ्री कंसेंट से देकर कि हाँ ये मैं कन्फेस कर रहा हूँ, ये जुर्म मैंने किया है, मुझे इसकी सज़ा दी जाए, ठीक है, तो फिर वो तो ऐसा कुछ था ही नहीं, उसको तो धोखे में रख के किया गया, ठीक है। और वेन ही वाज ड्रंक, या फिर इसको जब ये नशे की हालत में था, और बिकॉज इट वाज मेड इन आंसर टू क्वेश्चंस व्हेन ही नीड नॉट हैव आंसर्ड, या फिर ऐसे सवालों के जवाब में कन्फेस किया जिसका जवाब देने का वो पाबंद नहीं था, वाट एवर में हैव बीन द फॉर्म ऑफ दोज क्वेश्चन, अब ऐसे सवालों का जो भी बुनियाद हो, और बिकॉज ही वाज नॉट वार्न्ड दैट ही वाज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशंस, या फिर उनको ये नहीं बताया गया था, उनको खबरदार नहीं किया गया था कि आप इतराफ़ी जुर्म करने के पाबंद नहीं हैं, आप पर कोई फ़र्ज़ नहीं है बनता कि आप ज़बरदस्ती इतराफ़ी जुर्म करें, अगर आपने नहीं किया कोई जुर्म तो आप ना करें, ऐसा तो इसको बताया नहीं गया था। एंड दैट एविडेंस ऑफ इट माइट बी गिवन अगेंस्ट हिम, और ये नहीं बताया गया था कि आप अगर ऐसी कन्फेशन करेंगे तो ये गवाही आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी।
provided that the provisions of this article shall not apply to the trial of cases under the laws relating to the enforcement of hudud। अब शर्त ये है कि ये जो आर्टिकल है हमारे पास 42, इसकी जो प्रोविजंस हैं ये हदूद के केसेस में नहीं होगी। जो इस्लामिक लाज के अंदर जो हदूद केसेस हैं, हदूद केसेस मीन्स ऐसे केसेस जिसकी पनिशमेंट 10 ईयर से ज़्यादा हो, ठीक है, वो हदूद केसेस के अंदर फॉल करते हैं। अब आपको आर्टिकल 42 समझ में आया या नहीं? आर्टिकल 42 बात करता है कि जब कोई मुल्ज़िम अपना एतराफ़ जुर्म कर लेता है और उसके बाद वो रिट्रैक्ट कर जाता है उससे कि मुझसे ये जो कन्फेशन ली गई है वो तो मुझसे धोखे में रख के ली गई है, या फिर मुझसे वादा किया गया, या फिर मुझे धमकाया गया था, या फिर मुझे तो बताया नहीं गया था कि आप जो सवाल कर रहे हैं उसके जवाब देने का मुझे ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, या फिर ऐसे सवालात, ठीक है, जो कि हमारे पास, या फिर ऐसे हमारे पास कन्फेशन मुझे बताया नहीं गया था कि अगर आप कन्फेशन करने के पाबंद नहीं हैं, ये भी मुझे नहीं बताया गया था, और मुझे ये तो बताया नहीं था कि अगर आप कन्फेशन करेंगे तो बाद में ये आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी। ये बातें मुझे नहीं बताई गई थी, तो लिहाजा मेरी एतराफ़ जुर्म को इर्रेलेवेंट माना जाए, ठीक है। तो फिर अक्यूज़ के इस डिमांड को इर्रेलेवेंट नहीं माना जाएगा और ये कन्फेशन जो है उसके अगेंस्ट में इस्तेमाल होगी। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। आर्टिकल 30 हमारे पास 43 डिस्कस करते हैं। आर्टिकल कानून शहादत के अंदर 43 और इंडियन एविडेंस के अंदर आर्टिकल हमारे पास सेक्शन 30 आएगा। अब क्या है? कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। अब ये बात करता है अकॉम्प्लाइज की, जो हमारे पास साथी होता है, शरीक जुर्म होता है, जो दूसरे दो साथी होते हैं जुर्म करने के अंदर, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशंस अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट। अब जो कन्फेशन जो शख्स कर रहा है ये उनको तो अफेक्ट करेगा, ठीक है, उनके तो खिलाफ जाएगी, इट एंड अदर्स जॉइंटली, और दूसरों के खिलाफ भी हो सकती है, अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस, और शर्त ये है कि वो एक ही चार्ज में, एक ही ऑफेंस के हमारे पास क्या हो, उन पर चार्ज हो, एक ही ऑफेंस की चार्ज हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 शख्स है, यहाँ पर ए है, बी है और सी है। तीनों पर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने एक डी का मर्डर किया है। किसका मर्डर किया है? डी का मर्डर किया है। आ रही बात समझ में? अब अगर ए कहता है कि हाँ मैंने ये कन्फेशन एतराफ़ जुर्म कर लेता है कि हाँ मैंने डी को मारा है, मगर मेरे साथ बी भी था और सी भी था। आ रही बात समझ में? तो ये गवाही जो है कहलाएगी अकॉम्प्लाइज। ये जो है ये तीनों क्या हैं? अकॉम्प्लाइज है। ए, बी और सी, ये तीनों क्या हैं? शरीक जुर्म है। आ रही बात में? आइए देख लेते हैं। वेन मोर पर्सनस देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, जब कोई एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, जब हमारे पास एक से ज़्यादा शख्स, जैसा कि 2 या 2 से ज़्यादा, कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है, इसके अंदर इस आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है कम से कम 2 शख्स होने चाहिए, ठीक है। वेन मोर पर्सन देन वन, जब एक शख्स से ज़्यादा आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली, जब एक साथ ही उन पर मुकदमा चलाया जाए फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही ऑफेंस का, एक ही जुर्म का, एंड अ कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन्स इज प्रूव्ड, और इन जो हमारे पास जॉइंटली जो ट्राइड हो रहे हैं मोर पर्सन्स देन वन, 2 या 3 या 4 जो भी हैं, उनमें से अगर कोई एक की कन्फेशन प्रूव हो जाती है, मीन्स साबित हो जाती है। अब 2 कंडीशन हैं उसके बाद। फॉर एग्जांपल कोई ए है, बी और सी है, तीनों ने मिलकर कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, तीनों पर एक ही चार्ज है कि इन्होंने डी का मर्डर किया। अब ए मान लेता है, ए कन्फेशन करता है और ए साबित भी कर जाता है, जो भी ये निशानियां वगैरह देता है,
ठीक है, कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, मैंने इनको मारा है, मैंने फलान विपन से किया है, वो जो मेरा वेपन जो है फलान जगह पर पड़ा है, मेरे घर पर पड़ा है, जो ये इन्फॉर्मेशन देता है वहीं पर से वो वेपन मिलता है, तो फिर ये साबित हो जाता है। या फिर ऐसी सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो कन्फेशन करता है बिल्कुल उसके अगेंस्ट में ठोस सबूत बन जाते हैं और वो कन्फेशंस उसके अगेंस्ट में साबित हो जाती है। सच कन्फेशन शैल बी प्रूफ अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। अब जो कन्फेशन जो बंदा कर रहा है वो उसके अगेंस्ट में आएगी, अरे उसके अगेंस्ट में वो प्रूफ है। अब बी में क्या है, द पर्सन मे टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज सर्कमटेंशियल एविडेंस अगेंस्ट सच अदर पर्सन। अब एक ने कन्फेशन कर ली ए ने, अब बी और सी रह गए। अब ए ने कहा कि अब बी में ये कह रहा है ए कि मैंने तो किया है कत्ल डी का, मगर मेरे साथ बी और सी भी थे। अब बी और सी के अगेंस्ट में जो एविडेंस है, कन्फेशन है, वो एज अ सर्कमटेंशियल एविडेंस के तौर पर कोर्ट लेगी। ऐसा नहीं है कि ए ने कन्फेशन कर ली, उसके अगेंस्ट में साबित हुई, मगर दूसरों के अगेंस्ट भी एज इट प्रूफ मानी जाए, नहीं, एज अ सर्कमटेंशियल एविडेंस ली जाएगी और उसके बाद सर्कमटेंशियल एविडेंस की रिक्वायरमेंट जो होती है वो देखी जाएगी और उनकी हमारे क्या है कि हमारे पास सर्कमटेंशियल एविडेंस की क्रेडिबिलिटी देखी जाएगी कि कितनी क्रेडिबिलिटी इसके अंदर है। यहाँ तक बात क्लियर है। एक्सप्लेनेशन है, अफेंस इज यूज इन दिस आर्टिकल इंक्लूड्स द अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट द अफेंस। अब इसके अंदर अबेटमेंट जो है इस आर्टिकल के अंदर, इस ऑफेंस के अंदर आ जाता है, जैसे अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस, जैसा कि कोई कोशिश करना किसी जुर्म को करने की, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक्सप्लेनेशन 2 हैं आर्टिकल 43 के अंदर। एक्सप्लेनेशन ये है कि एक्सप्लेनेशन के अंदर ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। ए और बी पर दोनों पर मुकदमा चलता है सी का कत्ल करने का। इट इज़ प्रूव डेट ए सेड, ये साबित हो जाता है जब ए कहता है बी एंड आई मर्डर्ड सी, कि बी ने और मैंने सी का कत्ल किया है। द कोर्ट में कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन अगेंस्ट बी। अब कोर्ट जो है वो कंसीडर करेगी इसका असर, ए ने जो कन्फेशन की है उसका असर देखेगी बी पर, बी के खिलाफ, ठीक है, एज ए सर्कमटेंशियल एविडेंस लेकर। ऐसा नहीं है कि ए ने कन्फेशन कर ली है तो बी को भी अंदर ठोक दो, ऐसा नहीं होगा। अब बी देख लेते हैं, हमारे पास बी है, ए इज़ ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी। ए अपने ट्रायल पर जो सी के कत्ल का मुकदमा चल रहा है उन पर, देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वाज मर्डर्ड बाय ए एंड बी एंड दैट बी सेड ए एंड आई मर्डर्ड सी। अब एविडेंस चल रही है इस पर सी के, ठीक है, देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वाज मर्डर्ड बाय ए एंड बी एंड दैट बी सेड ए एंड आई मर्डर्ड सी। अब यहाँ पर बी जो कहता है कि ए ने और मैंने जो है इसका कत्ल किया है सी का, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रायल तो किस पर चल रहा था, सिर्फ ए पर ट्रायल चल रहा था, पर यहाँ पर बी आके कन्फेशन कर रहा है मैंने और ए ने मिलकर जो है सी का कत्ल किया। अब ये स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट मे नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय द कोर्ट अगेंस्ट ए एज बी इज नॉट बीइंग जॉइंटली ट्राइड। अब क्यों इससे कंसीडर नहीं किया जाएगा, ए की कन्फेशन हमारे पास ए के अगेंस्ट में कन्फेशन क्यों कंसीडर नहीं की जाएगी, जो स्टेटमेंट दी है बी ने आकर, ठीक है, वो क्योंकि बी जो है इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर जॉइंटली ट्राइड नहीं किया जा रहा, इन पर ऑफेंस जो है इन पर चार्ज है ही नहीं। आ रही बात समझ में। इसके बाद आर्टिकल 44 देख लेते हैं। आर्टिकल कानून शहादत के अंदर आर्टिकल 44 और इंडियन एविडेंस के एक्ट के अंदर ये नहीं है, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये नहीं है, ये हमारे पास बाद में इंक्लूड किया गया है। अक्यूज पर्सन्स टू बी लायबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन। अब अक्यूज पर्सन जो भी है ना वो सब क्रॉस एग्जामिनेशन के हमारे पास लायबल हैं। ऑल अक्यूज पर्सन्स इंक्लूडिंग एन अकम्प्लिस शैल बी लायबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन। अब जो भी अक्यूज पर्सन हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लायबल हैं जब वो ऑन ओथ देते हैं। बेसिकली 340
340 2 CRPC 340 सब सेक्शन 2 CRPC के तहत ऑन ओथ जब वो कोई कन्फेशंस करता है तो फिर उनको क्रॉस एग्जामिनेशन का हक रखते हैं। और हमारे पास विदाउट ओथ जब स्टेटमेंट देता है अक्यूज पर्सन 342 CRPC के तहत, तब भी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हमारे पास आर्टिकल 45 कानून शहादत के अंदर आर्टिकल 45 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 31। अब ये क्या बात करता है? ये बात करता है एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप। अब एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ठीक है, हितमी या आखिरी सबूत नहीं है, सिर्फ एडमिशन, पर ये एज अ एस्टोपल इस्तेमाल हो सकती है, एज एस्टोपल यूज हो सकते हैं। एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिटेड। अब एडमिशन जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है जो मैटर्स हैं जो एडमिट किया गया है, जो बातें की गई हैं, बट दे में ऑपरेट एज एस्टोपल्स अंडर द प्रोविजंस हेयर इन आफ्टर कंटेंट। अब जो इसमें जो इंफॉर्मेशंस बताई गई हैं, ठीक है, इसके अंदर जो मगर ये जो एडमिशन की गई है वो एज एस्टोपल इस्तेमाल होगी। अब एस्टोपल क्या है? वो आर्टिकल आप कानून शहादत के आर्टिकल 114 है या फिर 114 है 114 के अंदर, ठीक है, 114 आर्टिकल के अंदर आप देखेंगे कानून शहादत की तो आपको नज़र आएगा कि एस्टोपल क्या है। अब वर्ड एस्टोपल क्या है? अ रूल ऑफ एविडेंस वेयर बाय अ पर्सन इज बार्ड फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ अ फैक्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन सेटल्ड। अब ये एस्टोपल ये कहता है कि अगर कोई चीज़ आप पहले उनको सच साबित करते हैं या फिर पहले उनको तस्लीम करते हैं, बाद में आप उस चीज़ से मुकर नहीं सकते। मतलब एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है, मगर आप एक बात तस्लीम कर लेते हैं, बाद में आप उस चीज़ से क्या हट नहीं सकते। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अब आर्टिकल यहाँ पर 40 जो है ना, उसमें आपको कन्फ्यूजन होगी यहाँ पर कि हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज में बी प्रूव्ड, कि एक अक्यूज पर्सन से जो इंफॉर्मेशन ली गई है वो उसकी अगेंस्ट में कितनी इस्तेमाल हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बात ये है कि ए के अगेंस्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, ठीक है, ए के अगेंस्ट में कोई मुकदमा चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए पर ये मुकदमा है कि ए ने बी का कत्ल किया है। अब ए जो है वो कन्फेस करता है कोर्ट में, ठीक है, ये बात इंफॉर्मेशन देता है पुलिस की कस्टडी में, इवन बिफोर द पुलिस कस्टडी, कि हाँ मैंने बी को मारा है, ठीक है, मैंने बी को मारा है, और बी को जिस वेपन से मारा था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस हथियार से मारा था या फिर मैंने तलवार से मारा था, ये तलवार से मारा था, ये तलवार जो है मेरे घर में मेरी अलमारी में या फिर मेरी अलमारी के ऊपर पड़ा है, वो तलवार पड़ी है, और पुलिस वहाँ जाती है, इसकी मालूमात के मुताबिक पुलिस वहाँ जाती है, वहाँ से वाकई वो वेपन मिलता है, ठीक है, और बाद में ये कहता है, ठीक है, तो फिर बाद में ये इस कन्फेशन से रिट्रैक्ट करे या कुछ भी करे, मगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसने जो इन्फॉर्मेशन दी, भले वो कुछ भी करे, कुछ भी बहाने बना ले, ठीक है, उस चार्ज से हमारे पास जान छुड़ाने के लिए ऐसा ये सोचे कि मैं इस चार्ज से हट जाऊं या फिर जान छुड़ा जाऊं, ठीक है, इसलिए बाद में रिट्रैक्ट करे इस कन्फेशंस को, इसे एतराफ़ जुर्म को मानने से इनकार करे, तो फिर ये जो बात जो है इसने जो मालूमात दी थी और उसी मालूमात के बिहाफ पर जो चीज़ें डिस्कवर हुई हैं वो इसके खिलाफ़ हमारे पास ठोस सबूत हैं, मे बी प्रूव्ड, ये इसके खिलाफ़ साबित हो चुकी हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमने आर्टिकल 37 से डिस्कस किया था। आर्टिकल 37 कानून शहादत और इंडियन एविडेंस के अंदर ये हमारे पास आर्टिकल
24 आएगा, सेक्शन 24। और आर्टिकल 38 जो है वो इंडियन एविडेंस के अंदर 25 सेक्शन है, और 39 जो है वो 26 है सेक्शन, और 40 जो है 40 हमारे पास है 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, और 41 जो है वो 28 है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। और 42 जो है वो 29 है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।